जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग टर्म के बारे में, जो कि मैंने आपको 18 नंबर की पॉइंट यानी कि गुड्स तक मैंने आपको बताया था कि गुड्स होता क्या है। यही तक मैंने पढ़ा था ना। बाकी आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका 19 नंबर की पॉइंट ड्राइंग। यही से आज की क्लास में पढ़ना स्टार्ट करना है कि हमारे बिजनेस में ड्राइंग क्या होता है। देखिए, ड्राइंग शब्द की अगर बात करें तो ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। क्या होता है? आहरण। और ये सही शब्दों में हम बात करें तो आहरण का मतलब होता है निजी खर्च। यानी कि व्यापार का जो मालिक होता है उसका जो खर्च होता है, जो अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च करता है, उसको हम बोलते हैं आहरण। और आहरण का मतलब होता है निजी खर्च। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बिजनेस के मालिक के द्वारा किया जाने वाला निजी खर्च ही हमारा क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। यानी कि व्यापार के मालिक के द्वारा और जल्दी जाओ। बिजनेस में किए जाने वाले निजी खर्च को ही हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। और कह रहा है कि ड्राइंग मालिक की पूंजी को क्या करता है? घटाता है। यानी कि अपने बिजनेस में जो भी मालिक अपना पर्सनल यूज के लिए खर्चा करता है, तो उस केस में हमारी जो पूंजी होती है वो क्या होती है? घटती है। पूंजी हमारी घटती है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यापार के मालिक के द्वारा अपने व्यापार से कोई गुड्स या मनी अपनी पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है तो वह मालिक का ड्राइंग कहलाता है। अपने पर्सनल यूज के लिए मान के चलिए कि कोई गुड्स निकाल लिया या मनी निकाल लिया, अगर कुछ भी ऐसा अपने बिजनेस से वो ले रहा है तो आप ये समझिए कि उस केस में हमारा वो ड्राइंग कहलाता है। और हम दोनों कंडीशन में मालिक के पूंजी क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। जैसे कि मान के चलिए जितना भी उसको अपने यूज के लिए निकालना हो, अगर वो कोई प्रोडक्ट अगर उसकी रिक्वायरमेंट है और उसकी दुकान में ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है, उसको खरीदने नहीं जाना चाहता है तो अपनी दुकान से वो प्रोडक्ट ले सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। और दूसरी चीज कि जिस प्रोडक्ट को उसको खरीदना है उसके दुकान में अगर नहीं है तो प्रोडक्ट क्या करेगा? कहीं से बाहर से खरीदेगा। तो बाहर से खरीदने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। तो मनी अपनी बिजनेस से निकालेगा ना, तो उसी मनी को ड्राइंग बोला जाता है। और दोनों ही कंडीशन में हमारा कैपिटल क्या होता है? माइनस होता है, घटता है। अब चलिए इसके बाद से आता है परचेज। और परचेज को हम हिंदी में बोलते हैं क्रय। क्रय का मतलब होता है खरीदना। तो जैसे कि यहाँ पे परचेज के बारे में बताया जा रहा है कि गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की क्रिया हमारा परचेज कहलाता है। अगर किसी गुड्स को हम खरीदते हैं और वो भी बेचने के उद्देश्य से हम खरीद रहे हैं तो वो प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? परचेज कहलाता है। और व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल क्रय या परचेज कहलाता है। व्यापारी जिस माल को खरीदता है उसको परचेज के नाम से जाना जाता है। दो चीज होता है, एक परचेज होता है, एक सेल होता है। तो परचेज का मतलब खरीदना और सेल का मतलब बेचना। और परचेज को हिंदी में क्रय बोला जाता है और सेल को हिंदी में विक्रय बोला जाता है। क्रय का मतलब क्या होता है? बेचना। और परचेज क्रय का मतलब क्या होता है? खरीदना। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे जो आपके परचेज के बारे में बताया जा रहा है, कह रहा है कि गुड्स को पुनः बिक्री के लिए खरीदने की जो क्रिया होती है उसको हम परचेज कहते हैं। व्यापारी द्वारा खरीदा जाने वाला माल क्रय या परचेज कहलाता है। व्यापारी जिस वस्तु से अपना व्यापार करता है, जिस वस्तु को वो खरीदता है व्यापार करने के लिए, उस वस्तु से मतलब वो एक प्रकार का गुड्स होता है और वो क्रिया को क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं। मैंने गुड्स के बारे में आपको क्या बताया था कि व्यापारी जिस वस्तु से अपना व्यापार करता है वह वस्तु ही उस बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। तो वैसे ही जो परचेज वो कर रहा है, जो जिस गुड्स वो खरीद रहा है उसका मेन उद्देश्य क्या है? बेचना। तो अगर वो क्रय कर रहा है मतलब अगर वो खरीद रहा है तो उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में परचेज के नाम से जाना जाता है। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका परचेज रिटर्न। अभी हमने परचेज बारे में बताया, अब इसके बाद से जस्ट आपका आता है परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न को बोला जाता है क्रय वापसी। परचेज रिटर्न को क्रय वापसी के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे परचेज रिटर्न के बारे में क्या बताया जा रहा है? अरे कि यदि किसी कारणवश हम परचेज किया गया गुड्स अगर हम वापस कर देते हैं तो यह प्रोसेस परचेज रिटर्न कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए मैंने 10 पीस लैपटॉप अपने सप्लायर से खरीदा और 2 पीस लैपटॉप उसमें से खराब निकल कर गया, और वो जब हम ले जाकर के वापस करने जा रहे हैं तो उसको हम बोल सकते हैं परचेज रिटर्न। मतलब जो मैंने खरीदा था उसी को ला करके क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं।
उसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। अब ये चीज इसमें लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कि यदि किसी कारणवश अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद करके लेके आएंगे तो सिंपल सी बात, अगर आप उसको रिटर्न करना चाहेंगे तो जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तक उसमें कोई रीजन नहीं आएगा, तब तक आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। तो आपने परचेज किया था और किसी कारणवश उसमें कोई प्रॉब्लम आई और आप रिटर्न करने के लिए लेके जा रहे हैं, ऐसे प्रोसेस को परचेज रिटर्न नाम दिया जाता है। इसको हम क्रय वापसी भी बोल सकते हैं, यानी कि खरीदा हुआ सामान हम क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप चलिए, इसके बाद से आता है सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे ये बता रहा है सेल्स के बारे में कि व्यापारी जिस माल से व्यापार करता है उसकी बिक्री को सेल कहा जाता है। व्यापारी जिस माल से अपना व्यापार करता है उसकी बिक्री को सेल्स कहा जाता है। उसका मेन उद्देश्य होता है पैसा कमाना। जैसे कि मान के चलिए, अगर हम 100 लैपटॉप अगर अपने ला करके बिजनेस में रखे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बेचना। बेचेंगे तो हमको अर्निंग होगा कि नहीं होगा? तो वही हमारे लिए सेल्स कहलाता है। किसी प्रोडक्ट को बेचना ही वो हमारा सेल्स कहलाता है। और सेल्स रिटर्न क्या है? बेचा हुआ सामान वापस लेना। तो कह रहा है कि यदि हमारा कस्टमर किसी कारणवश परचेज किया गया गुड्स अगर हमको वापस कर देता है तो यह प्रोसेस हमारे लिए सेल्स रिटर्न कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए कि हम बिजनेसमैन हैं और किसी कस्टमर को मैंने 10 पीस लैपटॉप सेल किया, उसमें से 2 पीस लैपटॉप उन्होंने क्या किया, वापस लेके आ रहे हैं हमको रिटर्न करने के लिए। तो वो हमारी कस्टमर के लिए परचेज रिटर्न होगा, लेकिन हमारे लिए क्या होगा? सेल्स रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि मैंने बेचा था तब वापस ले रहे हैं और वो खरीदा था तब वापस कर रहा है। ये दोनों में अंतर होता है। सेल्स रिटर्न का मतलब विक्रय वापसी और परचेज रिटर्न का मतलब क्रय वापसी। यानी कि मतलब परचेज रिटर्न वो करता है जो हमारे बिजनेस का कस्टमर होता है, और सेल्स रिटर्न कौन करता है? तो हमारे जो बिजनेस होते हैं, जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं। अगर हम बिजनेसमैन हैं, हम दुकान किए हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न ही बोला जाएगा उसको। मतलब बेचा हुआ सामान हम क्या कर रहे हैं? वापस ले रहे हैं, और कस्टमर खरीदा हुआ सामान वापस करता। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब चलिए, अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका स्टॉक। और स्टॉक को हिंदी में बोला जाता है रहतिया। समझ में आ रहा है ना? बोला जाता है ना कि आपके स्टॉक में क्या इतना पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, या आपके स्टॉक में क्या क्या बचा हुआ है शेष आप बता दीजिए। तो स्टॉक को हम हिंदी में बोलते हैं रहतिया। लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखिए। देखिए स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। स्टॉक के बारे में बात करें तो कह रहा है कि ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन वेयर हाउस में सेल के लिए रखा हो, कह रहा है कि वह हमारे लिए स्टॉक कहलाता है। मतलब इसका मेन उद्देश्य, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं। मान के चलिए कि आप दुकान पे गए और आपने एक पीस बैग लिया, एक पीस आपने बैग लिया और वो बैग का सैंपल आपको अच्छा लगा, और आप फिर दुकानदार से बोल रहे हैं कि ऐसा है कि इसमें से 100 बैग हमको और भी दे दीजिए। अभी तो आपने एक बैग खरीदा था और फिर वो बैग आपको अच्छा लगा, फिर आप दुकानदार से बोले कि ऐसा है कि हमको 100 बैग और ला करके दे दीजिए। तो क्या उसको उसकी दुकानों में 100 बैग होगा? वो कहीं गोदाम में रखा होगा कि जैसे रिक्वायरमेंट आएगी वैसे वैसे हम निकाल करके कस्टमर को सेल करते जाएंगे। तो ऐसे स्टॉक को स्टॉक नाम से बोला जाता है। ऐसे गुड्स को हम स्टॉक के नाम से जानते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट आने पे हम अपनी गोदाम से ला करके अगर 100 पीस बैग अगर पुटअप करवा रहे हैं तो ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वही बातें इसमें बताया जा रहा है कि ऐसा अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस के गोडाउन वेयर हाउस में सेल के लिए रखा हो। अब गोडाउन वेयर हाउस में अंतर क्या होता है? तो गोडाउन जो हमारा गोदाम होता है, वेयर हाउस जो हमारा गोदाम होता है जिसमें बहुत सारे मटेरियल को स्टोर करके रखे होते हैं ज्यादा मात्रा में। और कह रहा है कि वह गुड्स हमारे लिए स्टॉक कहलाता है। और ट्रेडिंग बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ गुड्स हमारा स्टॉक कहलाता है। ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसे बिजनेस जिसमें किसी प्रोडक्ट को खरीद करके और तब जाकर के सेल कर रहे हैं, ऐसे व्यापार को ट्रेडिंग बिजनेस नाम दिया जाता है। मैंने बताया था आप लोगों को 3 प्रकार का बिजनेस होता है, एक आपका ट्रेडिंग, एक आपका मैन्युफैक्चरिंग और एक आपका सर्विस। तो अभी ये ट्रेडिंग के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग के बारे में ये बताया जा रहा है कह रहा है कि ट्रेडिंग बिजनेस के लिए फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ स्टॉक, बचा हुआ गुड्स हमारा स्टॉक कहलाता है। अब 2 प्रकार के स्टॉक होते हैं, एक आपका होता है ओपनिंग स्टॉक और एक आपका होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब ये दोनों में अंतर क्या है? तो किसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे और किसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे? तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर का डेट मैंने मेंशन करवाया था, याद है? 1 अप्रैल 2024 को
हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2025 को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को अगर अपना व्यापार हम स्टार्ट करेंगे तो क्या इस व्यापार में कोई स्टॉक ला करके रखेंगे? बोलिए, तभी तो व्यापार स्टार्ट होगा। अगर हमारे व्यापार में कोई स्टॉक ही नहीं है तो हम व्यापार किस चीज का करेंगे? तो मान के चलिए कि मैंने 1 अप्रैल 2024 को मैंने अपनी बिजनेस में 1 अप्रैल 2024 को मैंने अपनी बिजनेस में 10,000 रुपए का सामान ला करके रखा। कितना रुपए का? 10,000 रुपए ला करके मैंने सामान लग करके रखा है। एज्यूम करिए हमने जब व्यापार अपना प्रारंभ किया, व्यापार मैंने स्टार्ट किया तो 1 अप्रैल 2024 को हमने अपनी बिजनेस में 10,000 रुपए का सामान ला करके रखा। ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ साथ मान के चलिए कि व्यापार में हम सारे स्टॉक को मेंटेन करते गए, बेचते गए और लास्ट में हम ये देख रहे हैं कि जब 31 मार्च का जब समय आ रहा है, 31/3/2025 हो जाएगा ना, यानी कि 31/3/2025 का जब टाइम आ रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे बिजनेस में मात्र और मात्र 5,000 रुपए का सामान बचा हुआ है। कितने रुपए का? 5,000 रुपए का सामान बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में मैंने क्या रुपए का सामान लाया था? 10,000 रुपए का मैंने सामान लाया था और बेचने के बाद शेष कितना बचा? 5,000 रुपया बचा हुआ है। मान के चलिए जब मैंने बिजनेस अपना ओपनिंग किया था 1 अप्रैल 2024 को, मैंने जब बिजनेस अपना स्टार्ट किया था तो उस वक्त हम अपने बिजनेस में सामान लाए थे टोटल 10,000 रुपए का, और बेचने के बाद टोटल अपने बिजनेस को अगर मैनेज किया गया तो लास्ट में 31 मार्च को ये पाया गया कि 5,000 रुपए का सामान अभी हमारे स्टॉक में बचा हुआ है। मैं एक एग्जाम्पल बताया, एक छोटा सा मैं अभी बोला हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अपना व्यापार स्टार्ट करेंगे तो 10,000 का सामान आएगा, लेकिन एक छोटा सा अमाउंट से आप समझने के प्रयास करिए। मान के चलिए कि मैंने 10,000 रुपए का अपने बिजनेस में सामान लाया, किस डेट को? 1 अप्रैल को, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग का डेट है, और बेचने के बाद उससे हमारे पास 31 मार्च को देख रहे हैं कि हमारे स्टॉक में 5,000 रुपए का सामान पड़ा हुआ है। तो देखिए जिस डेट को मैंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया था और जो मैंने सामान ला करके रखा था कै रुपए का, इसको बोला जाता है ओपनिंग स्टॉक। क्या बोला जाता है? ओपनिंग स्टॉक बोला जाता है। और शेष 31 मार्च 2025 को शेष जो हमारे स्टॉक में बचा हुआ है, जो फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ है, इसको बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोला जाता है? क्लोजिंग स्टॉक। किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी मैंने आपको बताया कि अगर 1 अप्रैल को मैंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया था तो 10,000 रुपए का मैंने जो मटेरियल ला करके रखा था, स्टॉक ला करके रखा था, उसी स्टॉक को हम बोल सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक हमारे बिजनेस का हो जाता है। और बाकी बेचने के बाद सिर्फ 31 मार्च तक का जो समय है हमारे पास, 31 मार्च का जो हमारे बिजनेस में जो शेष बचा हुआ है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में जो हम अपने बिजनेस में स्टॉक ला करके रखते हैं उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, और फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में शेष बचे हुए स्टॉक को ही हम क्लोजिंग स्टॉक नाम दे सकते हैं, क्योंकि शेष बचा हुआ जो स्टॉक होता है वो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारा ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट भी हो जाता है। अब जैसे कि 31 मार्च को 5,000 रुपए का सामान बचा हुआ है, तो यही 5,000 का सामान अब 1 अप्रैल 2025 जब आएगा तो उसी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये 5,000 रुपए का सामान उसी में जाकर के क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हम उसको ओपनिंग स्टॉक बोल सकते हैं? कोई दिक्कत किसी को? तो फाइनेंशियल ईयर के अंत में शेष बचा हुआ हमारा स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, जो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका डेबिटर, और एक आपका आता है क्रेडिटर। अब ये दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। एक आपका दिया है डेबिटर और एक आपका दिया है क्रेडिटर। तो डेबिटर के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह पर्सन बिजनेस जो हमारे बिजनेस से क्रेडिट बेसिस पर गुड्स या सर्विस परचेज करता है वो हमारा डेबिटर कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? डेबिटर कहलाता है। और फिर कह रहा है कि क्रेडिटर क्या होता है, तो वह पर्सन या बिजनेस
जिससे हम गुड्स या सर्विस क्रेडिट या कैश बेसिस पर परचेज करते हैं, वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। अरे क्रेडिटर का मतलब होता है सप्लायर, क्रेडिटर का मतलब सप्लायर, और डेबिटर का मतलब कस्टमर। क्या बोला जाता है? कस्टमर बोला जाता है। तो कस्टमर किसी गुड्स को परचेज करता है, और क्रेडिटर का मतलब होता है हमारे बिजनेस का सप्लायर, जिससे कि हम अपना सामान परचेज करते हैं। तो दो कंडीशन में हम सामान अपना परचेज कर सकते हैं, या तो आप नगद खरीदेंगे, नहीं तो आप उधार खरीदेंगे। तो खरीदेंगे तो किससे? तो अपने सप्लायर से खरीदेंगे, और उसी सप्लायर को हम क्रेडिटर्स नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी प्रोडक्ट को अगर हम सेल करेंगे तो किसी कस्टमर को सेल करेंगे, और कस्टमर को हम बोल सकते हैं डेबिटर। क्या बोलते हैं? डेबिटर। अब दो चीज आप समझिएगा, अभी मैंने आपको परचेज, अभी मैंने आपको सेल्स के बारे में पढ़ाया, अभी मैंने पढ़ाया ना। तो परचेज का मतलब मैंने क्या बताया? खरीदना। और सेल का मतलब, तो एक चीज यहाँ पे ना होगा तो कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, मैं आपको वैसे बता दे रहा हूं, देखिए। अगर हम परचेज करते हैं, अगर हम परचेज करते हैं तो ये हमारा होता है सन्ड्री क्रेडिटर। क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर होता है। अगर हम सेल करते हैं, अब सेल करेंगे तो किसको, किसको सेल करेंगे? अपने कस्टमर को ही तो सेल करेंगे। अगर हम सेल करते हैं तो हमारा होता है सन्ड्री डेबिटर। क्या होता है? सन्ड्री डेबिटर। आप इतना समझिए कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो उसको हम बोलेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, अगर हम किसी प्रोडक्ट को अगर हम सेल करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सन्ड्री डेबिटर। ये अपनी सप्लायर को बोला जाता है और ये अपनी कस्टमर को बोला जाता है सन्ड्री। हाँ सन्ड्री, SUNDRY, सन्ड्री। बस अब इसी को हम यहाँ पे मेंशन करके बता दे रहे हैं, देखिए। अब इसी को बोला जाता है आपका क्रेडिटर्स। इसी को बोला जाता है क्या? इसको क्रेडिटर्स बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इसको क्या बोला जाता है? डेबिटर्स बोला जाता है। इसको डेबिटर्स बोला जाता है। ये हमारा क्रेडिटर होता है और ये हमारा डेबिटर होता है। इसको मेंशन कर लीजिएगा कॉपी पे, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। हो गया? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, अभी मैंने आपको केवल डेबिटर और क्रेडिटर के बारे में बताया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर हम परचेज करते हैं तो क्रेडिटर होता है, अगर हम सेल करते हैं तो डेबिटर होता है। अरे परचेज करेंगे तो किसी सप्लायर से ही परचेज करेंगे, अगर हम सेल भी करेंगे तो किसी कस्टमर को ही सेल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है रिसेबल और पेबल। तो रिसेबल और पेबल में अंतर क्या है? तो रिसेबल का मतलब होता है प्राप्त करना, और पेबल का मतलब होता है चुकाना। जैसे कि मान के चलिए आपने किसी को 10,000 रुपया प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो उससे आप पैसा पाएंगे कि देंगे? तो वो पैसा आपके लिए रिसेबल होगा। क्या होगा? रिसेबल होगा। लेकिन अब जैसे अगर आपने उसको सेल किया है तो वो तो पैसा आपको देने वाला है ना, तो वो पैसा उसके लिए पेबल हो जाएगा और आपके लिए क्या हो जाएगा?
रिसेबल हो जाएगा। तो वही बात इसमें बताया जा रहा है कि जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना है वह अमाउंट हमारे लिए रिसेबल कहलाता है। जैसे कि आपने उधार माल किसी को बेच दिया तो वो पैसा ला करके देगा तभी तो पैसा आपका होगा, तो वैसे पैसे को रिसेबल बोला जाता है, क्योंकि वो पैसा आपको वर्तमान में या फिर मान के चलिए कभी ना कभी वो पैसा आपको रिसीव होने वाला है, मिलने वाला है, तो वैसे पैसे को रिसेबल बोला जाता है। और प्लस पेबल क्या होता है, तो जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना है, अर्थात जो पैसा हमारे बिजनेस पर बकाया है, वो हमारा पेबल अमाउंट कहलाता है। पेबल का मतलब होता है चुकाना। जैसे कि मान के चलिए कि आप व्यापार किए तो आप अपने सप्लायर से 10,000 रुपये का आपने सामान लिया और उसमें से 5,000 रुपये आपने दे दिया, फिर बोला कि ऐसा है कि 5,000 और जब हम बेच लेंगे तब वो पैसा हम आपको ला करके देंगे, तो 5,000 रुपये आपके ऊपर बकाया है ना, बोलिए वो 5,000 आप देंगे कि नहीं देंगे उसको, तो वो पैसा आपके लिए पेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? पेबल कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसके बाद से अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका जर्नल। तो जर्नल को मैंने हिंदी में क्या बताया था? जर्नल का हिंदी होता है रोजनामचा। रोजनामचा होता है, रोजनामचा। हाँ ये जर्नल है, जनरल नहीं है। जर्नल का मतलब होता है सामान्य, लेकिन ये स्पेलिंग आपका डिफरेंस, इसमें जर्नल लिखा हुआ। तो यहाँ पे जर्नल के बारे में क्या बताया जा रहा है? कह रहा है कि जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। मतलब पर डे आपने बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शन आपने किया, पर डे बिजनेस में जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसको आप मेंटेन करके रखते हैं किसमें? जर्नल। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आज कौन सा डेट है? 29 अप्रैल आज का डेट है। जैसे कि मान के चलिए कि आज की डेट में आपने किसी को प्रोडक्ट बेचा, आज की डेट में आपने किसी से पैसा प्राप्त किया और आज ही की डेट में आपने किसी को पेमेंट भी दिया और आज ही की डेट में मान के चलिए कि अपने बैंक से आपने लेन देन किया, तो आज की डेट में आपका जितना भी ट्रांजेक्शन होगा वो सारा रिकॉर्ड करेंगे किसमें? समझ में आ रहा है ना? आज की डेट में जो भी ट्रांजेक्शन होगा, अभी नहीं कि कल वाला मतलब जो मतलब कल हम जो ट्रांजेक्शन करेंगे उसको नहीं, आज का करेंट डेट का रिकॉर्ड आपको जर्नल में ही मेंटेन करना। 28 का एक पेज अलग होगा, 29 अप्रैल का एक पेज अलग होगा, 30 अप्रैल का एक पेज अलग होगा, इस तरीके से पर डे एक अलग अलग हम एक जर्नल एंट्री करते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान के चलिए आज मैंने किसी और प्रोडक्ट को किसी और पार्टी से मैंने सेल कर दिया, कल सेम प्रोडक्ट को किसी दूसरे पार्टी से हम सेल करेंगे, परचेज करेंगे, या आज मैंने किसी और को पैसा दिया कल किसी और से पैसा हम प्राप्त करेंगे, तो पर डे अगर आप देखेंगे तो ट्रांजेक्शन अलग अलग होता है। समझ में आ रहा है ना? पर डे ट्रांजेक्शन हमारा अलग अलग होता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि डेट वाइज हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब ये नहीं कि 10 डेट का उठा करके एक ही पेज में आपने डाल दिया, उसको जर्नल हम नहीं बोल सकते। जर्नल का मतलब ही होता है कि डेट वाइज आप रिकॉर्ड करेंगे। और कह रहा है कि इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। ओरिजिनल एंट्री हम इसको मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि डेट वाइज रिकॉर्ड है, डेट वाइज मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई इशू नहीं आता है, कोई एरर नहीं आता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि एक सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस जर्नल एंट्री कहलाता है। आप इसमें ध्यान दीजिएगा, एक आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन और डेट वाइज, इसमें 3 ऑप्शन आपका मिला है। डेट वाइज के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि पर डे का ट्रांजेक्शन हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें हम डेट वाइज को ही मेंशन करते हैं, डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं। और दूसरी लिखा हुआ है कि सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन, अभी नहीं है कि हमारा 10 गो बिजनेस है तो 10 बिजनेस का हम एक ही में करें ट्रांजेक्शन, सारे बिजनेस का अलग अलग होता है। एक सिंगल बिजनेस का एक जर्नल एंट्री, एक सिंगल बिजनेस का एक जर्नल एंट्री, सारे बिजनेस का हम एक अलग अलग एंट्री करते हैं। इससे हमको बाद में फाइंड आउट करने में समस्या नहीं होती, हम आसानी तरीके से कैप्चर कर ले जाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला क्या पॉइंट आपका दिया है? लेजर। अब देखिए लेजर के बारे में बात करें तो लेजर क्या होता है, तो कह रहा है कि जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है, जर्नल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेट वाइज, सॉरी
जर्नल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली एक ऐसी बुक है जिसमें हम जर्नल एंट्री को अकाउंट के रूप में क्लासिफाइड करते हैं, और जर्नल बुक से ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड करने का यह प्रोसेस हमारा लेजर पोस्टिंग कहलाता है। अब बताइए, अब एक ही ट्रांजैक्शन है, या फिर मान के चलिए कि जो आपने जर्नल एंट्री किया है, अरे आपने किसी से पैसा प्राप्त किया होगा, किसी को पैसा आपने दिया होगा, किसी को सेल आपने किया होगा, ऐसे ही मान के चलिए कि किसी से आपने परचेज किया होगा, तो क्या सारे ट्रांजैक्शन को अलग अलग करना होगा ना? बोलिए, किस पार्टी से आपने सेल किया है, उस पार्टी का आपको एक खाता बनाना होगा। बोलिए, किस पार्टी को आपने पेमेंट किया है, उस पार्टी का एक आपको लेजर बनाना होगा। आपके बिजनेस में कितने रुपए का एक्सपेंस हुआ है, उसका एक लेजर अलग से आपको बनाना होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम सारे मिक्सअप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, और जब उसको अलग अलग करना होता है इसके लिए लेजर का हम इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान के चलिए कि आप मार्केट में जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप मार्केट में जाते हैं, एक झोला लेकर के जाते हैं। बोलिए, लेके जाते हैं ना, एक झोला मार्केट में आप लेकर के चले गए, और मार्केट में झोला लेके जाने के बाद उसमें बहुत सारा आप सामान खरीदते हैं। मान के चलिए कि आपने कुछ दाल खरीद लिया, आपने चीनी खरीद लिया, आपने चावल खरीद लिया, आपने आटा खरीद लिया। ऐसे पूरा खरीदने के बाद उसको प्लास्टिक में आप क्या करते हैं, फोल्ड करके और एक ही झोले में सब रखते हैं। बोलिए, उसके बाद से जब आप किचन में आते हैं तो जैसा जो मटेरियल होता है, जैसे कि सूजी वाला है तो सूजी का सूजी में डाल देते हैं, दाल है तो दाल के डब्बे में रख देते हैं, ऐसे ही आपका चीनी है तो चीनी के डब्बे में डाल देते हैं, चावल है तो चावल के डब्बे में डाल देते हैं। लेकिन आपने रख करके किस में लाया, झोले में लाया, तो झोले को हम जर्नल बोलते हैं। झोले को क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दाल के लिए अलग झोला ले लीजिए, हाँ, चावल के लिए अलग झोला ले लीजिए, चीनी के लिए अलग, जब मटेरियल ज्यादा रहता है तब। अब 1-1 किलो आधे किलो है तो उसके लिए झोला आप लेके जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो जैसे कि आप एक झोले में आपने खरीद के लेके आया, उसको हम जर्नल बोल सकते हैं, क्योंकि आपने संयुक्त रूप से सब उसमें ला करके रखा हुआ। लेकिन अगर आप किचन में एंट्री करते हैं तो सारे प्रोडक्ट को जिस तरीके से आप अलग अलग करते हैं, सेम वैसे ही हमारा लेजर भी है। एक जर्नल में आपने उठा करके सारी एंट्री को रखा, उसको अलग अलग करने के लिए हमको लेजर बना करके अलग अलग उसकी पोस्टिंग करना होता है, वही हमारा लेजर पोस्टिंग करना। किसी को कोई दिक्कत समझने में? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, देखिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या दिया, अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। क्या होता है, समीकरण होता है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑन इक्वेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। Accounting to this equation, assets of business are always equal to the total of its liability and capital or equity. It is also called balance sheet equation. The accounting equation is assets बराबर liability plus capital. इसमें ध्यान दीजिएगा क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि अकाउंटिंग का इक्वेशन क्या होता है, अकाउंटिंग का समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है रिलेशनशिप, यानी कि बिटवीन का मतलब बीच का, बिटवीन का मतलब समीकरण, तो इक्वेशन का मतलब, बिटवीन का मतलब होता है बीच का। जैसे देखिए एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल के बीच का जो हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है, या जो रिलेशनशिप होता है, उसी को हम अकाउंटिंग का इक्वेशन नाम देते हैं। किसका किसका, एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल का जो हमारा क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे ही हम इक्वेशन बोलते हैं, उसे ही हम समीकरण बोलते हैं। और जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग टू दिस इक्वेशन एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो अकाउंटिंग की जो इक्वेशन होती है, एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति, यानी कि हमारे बिजनेस का जो इक्वेशन होता है, हमारे अकाउंटिंग का जो इक्वेशन होता है, वो एसेट्स ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के कह रहा है कि आर ऑलवेज इक्वल, मतलब हमेशा बराबर होता है किसके, लायबिलिटी और कैपिटल के। नहीं समझे, जो हमारे बिजनेस का जो एसेट्स होता है,
एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। हमारी बिजनेस का जो एसेट्स होता है वो हमेशा इक्वल यानी कि बराबर होता है किसके किसके? लायबिलिटी और कैपिटल। देखिए लिखा भी गया है, टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल, यानी कि टोटल बराबर होता है लायबिलिटी और कैपिटल के। और क्या क्या होता है? तो देखिए लायबिलिटी के हमारा क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसका भी नेचर क्रेडिट का होता है और इसका भी नेचर आपका क्रेडिट का होता है। दोनों का नेचर क्रेडिट होता है, लेकिन डेबिट किसका होता है? एसेट्स का होता है। किसका होता है? एसेट्स का नेचर केवल डेबिट होता है। बाकी कैपिटल हो गया और आपका क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया, ये सब आपके क्रेडिट होते हैं, इसका नेचर क्रेडिट होता है। तो कह रहा है कि हमारे जो बिजनेस का एसेट्स होता है वो हमेशा इक्वल यानी कि बराबर होता है किसकी? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। और जो होता क्या है? तो ऑनर इक्विटी, और ये बिजनेस के मालिक यानी कि बिजनेस के मालिक का इक्विटी होता है। और फिर कह रहा है कि इट इज आल्सो कार्ड, जिसे हम कहते हैं किस नाम से? बैलेंस शीट के नाम से। और फिर कह रहा है कि बैलेंस शीट इज इक्वेशन, द अकाउंटिंग इक्वेशन इच एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एसेट्स बराबर होता है आपका लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यानी कि आप इतना समझिए कि लायबिलिटी और कैपिटल बराबर होते हैं किसके? एसेट्स के। आप इस तरीके बोल सकते हैं कि एसेट्स बराबर होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सिर्फ हम लोग कल से अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है? आज के लिए इतना पढ़ लीजिएगा आप लोग।